खालिद साहब को कटहरे में पेश किया जाए। जज साहब की आवाज़ अदालत के कमरे में गूंजी थी। जब खालिद साहब कुछ घबराते हुए आकर कटहरे में खड़े हो गए। खालिद साहब, आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस रात आपने जो देखा था बस वही आपने यहाँ अदालत में बताना है। उनके सामने कुरान पाक रखा गया, जबकि वो कुरान पाक पर हाथ रखते हुए हाँ में सर हिला गए। अब आप बताइए कि आपने उस रात क्या देखा, और क्या ये वही लड़का है जिसे आपने उस लड़की का रेप करते हुए और फिर भागते हुए देखा? यही लड़का आपसे आकर टकराया था ना? उसने सामने खड़े लड़के की तरफ इशारा किया जो बड़े मज़े से खड़ा उस बूढ़े के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। जी जनाब, दीवार फलांग कर यही लड़का वहाँ से भागा था। उस आदमी ने उसे देखते ही पहचान लिया, जबकि अदालत के कमरे में अचानक सन्नाटा सा छा गया। बहुत अच्छे खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं। आपको घबराने या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वकील ने उन्हें दिलासा दिया। जज साहब, हकीकत आपके सामने है। खालिद साहब इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह हैं। इन्होंने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई है और हकीकत बयान की है। यही वो लड़का है जिसे इन्होंने भागते हुए देखा था। यही है रेशम का रेपिस्ट। इसी ने उस मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह की है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त बार बार मेरे मौक्किल को रेपिस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि किसी के कहने से कुछ साबित नहीं होता। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्या खालिद साहब से कुछ सवाल कर सकता हूँ? अदालत के खामोश कमरे में ज़रान शाह की आवाज़ गूंजी थी, जबकि महमूद साहब ने एक तरफ होते हुए अपनी कुर्सी संभाल ली थी। जब जज साहब की इजाज़त से वो आकर खालिद साहब के सामने रुक गया था। खालिद साहब, महमूद साहब के मुताबिक आप इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब उस लड़की का रेप हुआ तब आप कहाँ पर थे? मैं अपने इलाके की गली नंबर F2 में था जब ये लड़का दीवार फलांग कर भागते हुए बाहर निकला और आकर मुझसे टकराया। अंधेरा था, लेकिन फिर भी मैं इसको पहचान सकता हूँ। खालिद साहब अपनी बात से मुकरे नहीं थे। नहीं खालिद साहब, आप मेरे सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा जब उस लड़की का रेप हो रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? क्योंकि महमूद साहब के मुताबिक आप इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह हैं। आपने अपनी आंखों से उस लड़की का रेप होते हुए देखा है और इस लड़के को रेप करते हुए। मैं भागने की या आपसे टकराने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस वाक़ये की। जनाब, आप मुझे बस ये बताइए कि कहाँ पर हुआ ये रेप, कौन सी जगह पर हुआ? ये तो मुझे भी पता चल गया कि आपने इन्हें दीवार से फलांगते हुए देखा, गली नंबर F2 में। ये उस वक्त आपसे टकराए थे, लेकिन रेप होते हुए आपने कहाँ देखा था? ज़रान शाह के सवाल पर वो आदमी कुछ कंफ्यूज सा सामने खड़े उस लड़के को देखने लगा, जो अपने चेहरे पर फतह याब मुस्कुराहट सजाए उसके अगले सवाल के जवाब के इंतज़ार में था। नहीं देखा। रेप करते हुए यकीनन आपने नहीं देखा होगा। वैसे वक्त क्या था जब आप उस गली से गुजर रहे थे? जनाब, कोई तकरीबन 9-10 बजे का वक्त हो रहा होगा। वो कुछ सोचने के बाद बोले। 9 या 10? वो उनकी बात काटते हुए कहने लगा, मैं तकरीबन 8:30 बजे के बाद अपने ऑफिस से उठकर घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। बस मुझे 8:45 बजे के करीब दूसरी गली में उतारती है। वो 2 गलियाँ छोड़कर मैं तकरीबन 9 बजे तक उस गली में पहुँच जाता हूँ, लेकिन उस दिन मैं लेट हो गया था बस। अदालत से मेरी गुजारिश है कि इस बात पर गौर फरमाया जाए कि इन जनाब की बस 8:45 बजे तक इनको गली नंबर F25 में छोड़ देती है और उसके बाद तकरीबन 9 बजे तक ये गली नंबर F2 में पहुंचते हैं, जहां पर ये लड़का इनसे 9 बजे के आसपास टकराया। लेकिन जो केस है और जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उसके मुताबिक लड़की का रेप 10:15 बजे के करीब हुआ, जिसका मतलब है जनाब खालिद साहब झूठ बोल रहे हैं और अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक खालिद साहब की बात मुकम्मल नहीं हुई। महमूद साहब ने बोलने की कोशिश की। खालिद साहब अपने रोज़ की रूटीन बता रहे हैं, मेरे काबिल दोस्त महमूद साहब, और इस रूटीन के मुताबिक इनकी टाइमिंग रात 8:45 बजे से लेकर 9:15 बजे के बीच में। उस दिन कोई मोजज़ा नहीं हुआ था कि इनकी टाइमिंग बदल गई, या हो सकता है इनकी प्लानिंग के मुताबिक इन्होंने अपनी टाइमिंग बदल ली हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनको पहले से ही सब पता हो कि आज लड़की का रेप होने वाला है। तो मैं देर से जाऊंगा ताकि मैं उनके केस का चश्मदीद गवाह बन सकूं। मतलब साफ है कि खालिद साहब झूठ बोलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और मेरे बेकसूर मौक्किल को इस केस में फंसा देना चाहते हैं। हालांकि हकीकत तो ये है कि गली नंबर F2 में मेरे मौक्किल के बचपन के दोस्त आरिफ साहब रहते हैं, जिनसे वो अक्सर मुलाकात करने उनके इलाके में जाते रहते हैं। दीवार फलांगने वाली बात झूठ है जो इन्होंने खुद से घड़ ली है अपने पास से। बाकी इस केस में यकीनन उन्हें लड़की की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कहीं आपकी भी तो सेटिंग नहीं हो गई? इस उम्र में इस तरह के शौक आपको जेब नहीं देते हैं जनाब, या फिर इस केस से मिलने वाले पैसों की डील कर रखी है आपने? अस्तगफिरुल्लाह, वो मेरी बेटी जैसी है। वो चिल्ला उठे थे। चिल्लाइए मत,
अगर ये बेटी जैसी है तो फिर बेटियां कैसी हैं, ये भी बता दीजिए अदालत को, ताकि आपकी रंगीन मिजाज तबीयत के बारे में भी अंदाज़ा किया जा सके। इस केस के बारे में मैं बताता चलूँ योर ऑनर, एक अमीर लड़का जिसके पास बहुत पैसा है, कोई भी गरीब से इलाके की लड़की उसे देखकर हसीन ख्वाब सजाती है। और मेरे मुवक्किल इरफान साहब भी ऐसे शौक रखते हैं। अक्सर मुलाकातें होती थी, तोहफ़ों का सिलसिला भी काफ़ी वक्त से जारी था, जिसके सबूत मैं अभी आपके सामने पेश कर देता हूँ। मेरे पास इस वक्त इनके बैंक अकाउंट की डिटेल भी मौजूद है। जितनी दफ़ा वो इनसे मिलने के लिए आई, इन्होंने प्रॉपर एक रकम की डिमांड की थी, जो किसी अच्छे और शरीफ ख़ानदान की लड़की तो करने से रही। इन्हें अच्छी खासी रकम मिलती थी हर मुलाकात के साथ। अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो जिन मोहतरमा का रेप हुआ है, असल में उनका रेप नहीं हुआ, उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुवक्किल इरफान साहब का इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूटर में ज्यादा वक्त तक इंटरेस्ट कोई नहीं दिखा सकता। उसने बड़ा ही सख्त लफ्ज यूज किया। रेशम का झुका सर मजीद झुक गया। वो तंग आ चुके थे उस लड़की की रोज रोज की डिमांड से, जैसा कि आप इस पेपर में मौजूद चिट पर भी पढ़ सकते हैं। इसलिए इन्होंने अपना दामन बचाना चाह किया गया, जिसकी बिना पर इन पर ये केस दर्ज किया गया है। उसने जज साहब के करीब खड़े एक आदमी को और फाइल से चंद पेपर्स निकाल कर दिए थे, जो यकीनन बैंक डिटेल्स थी और चिट्स थी। रेशम साहिबा की बॉडी पर किसी तरह के कोई रेप सिम्टम्स नहीं है। किसी के साथ रेप किया जाए तो उसे नोचा जाता है, मारा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो भी होता रहा उनकी मर्जी से होता रहा। ऐसे मामलात में हमेशा मर्द ही कसूरवार ठहराया जाता है। उनकी हर मुलाकात की कीमत चुकाने के बाद भी मेरे मुवक्किल अब तक किसी गुनहगार की तरह कटहरे में खड़े हैं। वैसे इनकी छोटी बहन भी ऐसे ही शौक रखती हैं, क्योंकि ये जो दूसरे पेजेस आपको दिए गए हैं ना, इसमें इनकी बहन का नंबर मौजूद है, जो कि मेरे मुवक्किल को कॉल्स करती रही, उनसे डिमांड करती रही और मुलाकात करने की कोशिश भी जारी थी। यकीनन अपनी बहन को अयाशियाँ करते देख उसका भी दिल किया होगा कि मैं भी एक अमीर आदमी को फंसा लूँ। वैसे भी इस आदमी का मेरी बहन में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, हो सकता है कि मुझ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, इसीलिए उन्होंने भी अपनी कोशिश जारी रखी। मौलवी साहब यकीनन अपनी बेटियों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते होंगे। मैं मज़ीद इस केस के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। बैंक की सारी डिटेल्स के साथ मैं आपको इनकी व्हाट्सएप और मोबाइल पर हुई चैट्स के पेपर्स भी दिखा देता हूँ, बल्कि दिखा चुका हूँ। मेरी तरफ से अब ये इस केस में मज़ीद कुछ कहने के लिए नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात ख़त्म की और गाल पर पड़ने वाले डिम्पल ने हल्की सी झलक दिखाई। सारे सबूतों और गवाहों की बिना पर यही साबित हुआ कि इनकी रिपोर्ट्स में जो कुछ आया वो बिल्कुल दुरुस्त है। रेशम यासीन के साथ जो कुछ हुआ उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ। चैट्स और बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ ये भी साबित हो रहा है कि रेशम यासीन झूठ बोल रही हैं और पैसे हथियाने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि झूठे गवाहों और सबूतों को पेश करने की कोशिश में नाकाम रही। इसीलिए ये अदालत इरफान खान को बाइज्जत बरी करते हुए रेशम बीबी को 1 लाख जुर्माना आयद करती है, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। जज साहब फैसला सुनाते हुए अदालत मुलतवी कर चुके थे, जबकि वो पुरसकून अंदाज में उठकर बाहर निकला था। बहुत बहुत मुबारक हो इरफान साहब, और प्लीज़ दोबारा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मैं हर बार आपको बचाने नहीं आ सकता, और मेरी बैंक डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं। वो अपनी बात ख़त्म करते वहाँ से निकलने लगा। जी जी ज़रान साहब, आपकी बैंक डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं और आपकी रकम अभी ट्रांसफ़र हो जाएगी। बाकी आज एक पार्टी रखी है, वहाँ तो आप आएंगे ही ना? नहीं इरफान साहब, मैं ऐसी पार्टीज़ में आना पसंद नहीं करता। आप बस मेरी रकम भिजवा दीजिए। और मैंने आपको इस ज़मीन के बारे में कहा है, तो आपने क्या सोचा उस बारे में? अरे ज़मीन भी दिलवा देंगे आपको, आप तो अपने हैं, लेकिन अब तो मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे माँ बाप से ज़्यादा मेरे अपने। वो कहका लगाते बेशर्मी से बोला, जबकि ज़रान सामने अदालत के कमरे में उजड़ी हालत से निकलती उस लड़की को देखने लगा, जिसने अपने बूढ़े बाप को बड़ी मुश्किल से थाम रखा था। ठीक है जनाब, फिर मुलाकात होगी, मेरे ख्याल में चलना चाहिए। वो घड़ी की तरफ देखते हुए वहाँ से निकलने लगा, जबकि इरफान ने पीछे मुड़कर देखने की जहमत किए बगैर ही अपने रास्ते अलग कर लिए। मुबारक हो, केस जीत गए हैं आप। वो उसके सामने से गुजरने ही वाला था जब उस लड़की ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में उसे मुबारकबाद पेश की। उसने मुड़कर एक नज़र उस लड़की की आंखों में चमकते आंसुओं को देखा था। शुक्रिया, वो कहते हुए आगे बढ़ने ही लगा कि उसके कदम जैसे जकड़ से गए। अल्लाह करे तुम्हारी बेटी हो ज़रान शाह, तुम किसी की बेटी का दुख समझ पाओ। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, हरगिज़ बद्दुआ नहीं दे रहा। मैं बस ये चाहता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें बेटी दे और तुम किसी बेटी की तकलीफ़ को समझ पाओ। अल्लाह ना करे तुम्हारी बेटी पर ये दिन गुजरे जो आज मुझ पर गुजरा है, जो आज मेरी बेटी पर गुजरा है। काला कोट पहनकर कितने सुकून से तुम मेरी बेटी के दामन पर कीचड़ उछाल कर चले गए।
मैं बेबस हूँ ना, अल्लाह तुम्हें ये बेबसी भी दिखाए। इन झूठे सबूतों और गवाहों को बेनकाब नहीं कर सकता मैं। नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत कि मैं इन लोगों से लड़ सकूं। लेकिन जो मेरी बेटी के साथ हुआ है ना, खुदा ना करे कि वो तुम्हारी बेटी के साथ हो, लेकिन अल्लाह करे कि तुम अपनी औलाद के लिए तड़पो। तुम्हें पता चले कि जब बात औलाद पर आती है तब आप पर क्या गुजरती है। हो गया, वो उकताए हुए अंदाज में बोला, जबकि वो शख्स अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। शायद उसकी आंखों में कुछ पढ़कर वो मजीद उसे देख नहीं पाया। वो अगले ही लम्हे वहाँ से निकल गया, जबकि उस शख्स के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट बरकरार थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुनते हो, किधर हो सारे? मेरा जर्रान एक और केस जीत गया। ये लो सदके के पैसे, बाहर जाकर किसी मुस्तहिक को दे दो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तो ऐसे ही मेरे चांद को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। अम्मी बाहर आते हुए खुशी से दादी का हाथ थामे हुए जर्रान को दुआएं देने लगी, जबकि ज़रिश के साथ साथ बारिक भी बाहर निकल कर आमीन कह रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है दादी। वो भी कुछ बोल ही रहा था जब इज़रा और इबादत कमरे में दाखिल हुई। इबादत ने जैसे ही चेहरे से नकाब हटाया था, कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। वो इस खामोशी का मतलब समझ नहीं पाई, जबकि एक दूसरे को देखकर वो खिलखिलाकर हंसी थी। देख अभी क्या दबदबा है मेरे आने का। आते ही सब कुछ चुप लगा दी। इज़रा ने खिलखिलाते हुए सलाम करते अपने कमरे की राह ली, जबकि इबादत भी हंसते हुए उसके पीछे कमरे में चली गई। वो दोनों अभी अभी कॉलेज से वापस आई थी। इस घर में ज़रान का जिक्र बहुत कम किया जाता था, खासकर इबादत के सामने तो कोई उसका नाम तक नहीं लेता था। दादी, अब इबादत के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए, बारिक ने दादी को सोफे पर बिठाते हुए कहा, जबकि वो खामोशी से हाँ में सर हिला गए। पूरे कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये कोई नई बात नहीं थी, ये रोज़ ही होता था। हाँ, लेकिन आज बदबू का असर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा था। मुबशिर ने हर तरफ नज़र दौड़ाई, फिर नाक पर अपना रुमाल रखते उस ड्राइवर को अंदर आने का इशारा किया, जो अपने साथ चार और हट्टे कट्टे गार्ड्स को भी लेकर आया था। हाँ भाई, उठाओ इन लोगों को और इज़्ज़त एहतराम के साथ इन लोगों के घरों के दरवाज़ों पर फेंका। मैं ज़रा दामियार साहब को इनके कमरे में छोड़ कर आता हूँ। वो उन गार्ड्स को कहते हुए सोफे पर बेसुध पड़े उस वजाहत के शाहकार की तरफ बढ़ा, जिसे दौलत और जायदाद उसके विरसे में दादा की तरफ से मिले थे। और ये वजाहत और शानदार पर्सनैलिटी उसने अपने बाप से चुराई थी। उसके बाप और उसमें कोई फ़र्क ना था। वो भी एक अय्याश इंसान था जो सारी ज़िंदगी तवाइफ़ों पर पैसे फेंकता आया, और ये भी एक अय्याश इंसान था। फ़र्क ये था कि उसका बाप सिर्फ तवाइफ़ों और बाज़ारी औरतों पर पैसे फेंकता था, और ये अपने दोस्तों को भी दिन रात अय्याशियाँ करवाता था। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे साहब। वो उसे सहारा देते बाहर की तरफ ले आया था, लेकिन इससे पहले उसने पूरी तरह से उसे चेक किया कि कहीं उसके दोस्त इब्रार की तरह उसने भी ड्रग्स लेना ना शुरू कर दी हो। बस उसे यही डर था। शराब वो बहुत छोटी उम्र से पी रहा था, और मुबशिर की कोशिश थी कि वो शराब से आगे ना बढ़े। वो उसे जितना इन सब चीज़ों से बचाना चाहता था, वो उतना इस दलदल में फंसता जा रहा था। और फिर मुबशिर आवाज़ उठाने की औकात ही कहाँ रखता था। वो तो नस्लों से उस ख़ानदान का ग़ुलाम था, उसका दादा, उसका बाप, और अब वो उन्हीं अमीरज़ादों के आगे काम करते आए थे। लेकिन ये न जाने क्यों उसे इस शख्स से दिली वाबस्तगी थी। उसने उसके साथ बचपन गुजारा था, जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, उसने उसका नमक खाया था। वो चाहकर भी उसे इस गलाजत से दूर नहीं कर पा रहा था। हाँ, लेकिन कोशिश करता था कि वो बच जाए इस गुमराही से। इन सालों में वो नशे से डगमगाते कदमों से पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन मुबशिर ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि थामा हुआ था और उसे उसके कमरे में ले जाने लगा। जी साहब, गार्ड्स इज़्ज़त और एहतराम से उन्हें उनके घर ड्रॉप कर देंगे, आप फिक्र ना करें, वो उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए बोला था, जबकि वो खामोशी से उसके कंधे पर सर रखता उसके साथ अपने कमरे की तरफ आ गया। उफ़ अल्लाह, इतनी देर लगा दी आपने आने में। अगर अब्बा जाग जाए ना तो यहीं क्लास लग जाएगी। वो रात के 1 बजे कमरे से निकलती गेट की तरफ आई थी। हाँ तो क्या करता इज़ा, बताया था तुम्हें ना, आज मैच था मेरा और हम जीत कर आए हैं। शहीर उसे खुशी से बताते हुए जल्दी से दरवाज़ा बंद करता अंदर की तरफ आया। डर था कि कहीं अब्बा या बड़े भैया ना जाग जाए, वरना आधी रात को क्लास लगने में देर ही कितनी लगती थी। ट्रॉफ़ी कहाँ है? ऐसे ही मान लूँ मैं कि आप जीत कर आए हैं। उसे खाली हाथ देखकर वो कुछ मायूस हुई। अरे पागल, बैग में छत के साथ लटकी हुई रस्सी के साथ बांध दिया है, और कोई मुझे बैग के साथ यहाँ अंदर आते देख लेता ना तो पता चल जाता कि मैं मैच खेल कर आऊँ, और अब अगर किसी ने देख लिया तो कह दूंगी कि पानी पीने आया था या भूख लगी हुई थी खाना खाने आया हूँ, उसने बड़ी चालाकी से कहा था। जबकि ईज़ा ने उसके कपड़ों की तरफ देखा, वो अपने कपड़े भी बदल कर आया था। क्रिकेट वाली यूनिफॉर्म भी शायद उस बैग में ही डाल कर रखी हुई थी। चलो बहुत अच्छा किया, पहले खाना खा लो फिर रस्सी खींच लेना, उसने फिक्रमंदी से कहा। तो शहीर को अपनी छोटी सी बहन पर प्यार आया, जो यकीनन उसके भूखे रहने की वजह से अब तक जाग रही थी। हाँ मैं नहाता हूँ, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ।
फिर पूरी कहानी सुनाऊंगा। ऐसी हार दिया ना हमने दूसरी टीम को कि मरते दम तक याद रखेंगे। वो बड़ी खुशी से बता रहा था, जबकि वो भी खुश होते किचन की तरफ चली गई थी ताकि उसके लिए खाना गर्म कर सके। इज़ा पूरे ख़ानदान की इकलौती बेटी थी। छोटे चाचा को अल्लाह पाक ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा ही ना था, जबकि वो 5 बहन भाई थे और इज़ा इन चारों भाइयों की इकलौती छोटी और लाडली बहन थी।